नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ईफा ने इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की। केंद्र सरकार पुंछी आयोग की रिपोर्ट पर राज्यों के विचार आमंत्रित करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता का सामना कर रहे विधायक शक्ति परीक्षण में शामिल नहीं हो सकते। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया और भारत का पहला प्रत्याशित डेंगू रोधी डीएनए टीका विकसित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 आयोजित किया गया। इस दिन चंद्रशेखर वेंकटरमन ने रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र की। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEEFA यानी ईफा ने इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में स्वच्छ बिजली की ओर संक्रमण के विविध पहलुओं पर भारतीय राज्यों की प्रगति और प्रदर्शन को दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट में विद्युत संक्रमण की राह अपनाने वाले 16 राज्यों का विश्लेषण किया गया है और ये विश्लेषण 4 आयामों पर आधारित 17 मापदंडों पर किया गया है। इन 16 राज्यों की संयुक्त बिजली की मांग भारत की वार्षिक विद्युत आवश्यकता का 90% है। विद्युत संक्रमण का मतलब है जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन और उपभोग से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन और उपभोग की ओर बढ़ना। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को अपनी क्षमता एवं संक्रमण प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सभी 4 आयामों में अच्छा स्कोर अर्जित किया है। गुजरात दूसरे स्थान पर है। विद्युत संक्रमण के 4 आयाम हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं विकार्बनीकरण के बारे में। विकार्बनीकरण का आयाम जीवाश्म आधारित बिजली की जगह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न विद्युत अपनाने वाले राज्यों की तैयारियों का मूल्यांकन करता है। विकार्बनीकरण निम्न कार्बन उत्सर्जन वाले ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करना है। इससे वायुमंडल में कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें पहुंचती हैं। दूसरा आयाम है विद्युत प्रणाली का प्रदर्शन। यह आयाम हरित बाजार ऊर्जा भागीदारी को प्रोत्साहित करने की राज्यों की क्षमता का मूल्यांकन करता है। तीसरा आयाम है विद्युत इकोसिस्टम की तैयारी। यह आयाम संक्रमण के लिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य की विद्युत प्रणाली की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करता है। और चौथा आयाम है नीतियां और राजनीतिक प्रतिबद्धताएं। इस आयाम के तहत विद्युत क्षेत्र का विकार्बनीकरण करने के लिए नवाचार नीतियों को बढ़ावा देने में राज्यों की सक्रियता का मूल्यांकन किया जाता है। अब इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी की गई हैं। इसमें कहा गया है कि प्रभावी और सतत विद्युत संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी प्रयास करने की जरूरत है। राज्यों को अधिक अनुकूल नीतियों के माध्यम से हरित बाजार तंत्र में भागीदारी को बढ़ाना चाहिए, जैसे कि ओपन एक्सेस और विद्युत की बैंकिंग। विद्युत की बैंकिंग अक्षय ऊर्जा उत्पादक को ग्रिड में अधिशेष बिजली भंडारित करने और बाद में जरूरत पड़ने पर उसे वापस लेने की अनुमति देती है। राज्यों को विद्युत संक्रमण के क्षेत्र में हो रही प्रगति की उचित निगरानी के लिए राज्य स्तरीय डेटा की पारदर्शिता और उपलब्धता में वृद्धि करनी चाहिए। विकार्बनीकरण का जो पहला आयाम है, उसके तहत राज्यों की विद्युत आपूर्ति में नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण देखा जाता है। राज्यों द्वारा उपयोग की गई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का मापन किया जाता है। परिचालन में पुरानी कोयला आधारित विद्युत क्षमता का आकलन किया जाता है। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन तीव्रता को देखा जाता है और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक निकाला जाता है। वहीं विद्युत प्रणाली प्रदर्शन के तहत डिस्कॉम प्रदर्शन रेटिंग देखी जाती है। डिस्कॉम द्वारा विद्युत उत्पादकों को बकाया भुगतान का प्रतिशत देखा जाता है। ग्रीन डे अहेड मार्केट भागीदारी का प्रतिशत देखा जाता है। इसके अलावा उपराष्ट्रीय नवीन ऊर्जा लक्ष्य बनाम प्राप्ति का आकलन किया जाता है। फिलहाल इसमें 2022 के अंत तक का आकलन किया गया है। वहीं आयाम 3 जो कि विद्युत इकोसिस्टम की तैयारी है, इसके तहत आपूर्ति की गुणवत्ता या बिजली की कमी देखी जाती है। फीडर पृथक्करण देखा जाता है। फीडर पृथक्करण यानी फीडर सेपरेशन की बात करें तो विद्युत इकोसिस्टम के अंतर्गत ये भी देखा जाता है कि कमर्शियल क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या घरेलू क्षेत्र में विद्युत का जो वितरण है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से किया जा रहा है। इसमें स्मार्ट मीटरिंग को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा जीडीपी के अनुपात में विद्युत की तीव्रता देखी जाती है। चौथा आयाम है नीतियां और राजनीतिक प्रतिबद्धताएं। इसके तहत कोयला आधारित पावर लॉक इन से बचना, लचीलापन और बैटरी संबंधी नीति, चक्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग संबंधी प्रतिबंधों के आयाम को देखा जाता है।
और अगली खबर केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है। ये पेपर 2 का टॉपिक है। केंद्र सरकार पुंछी आयोग की रिपोर्ट पर राज्यों के विचार आमंत्रित करने के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुंछी आयोग की रिपोर्ट पर 5 साल बाद फिर से राज्यों की राय जानने का निर्णय लिया है। इससे पहले वर्ष 2017-18 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति ने इस रिपोर्ट की पहली बार समीक्षा की थी। वर्ष 2007 में केंद्र राज्य संबंधों पर एक आयोग का गठन किया गया था। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पुंछी आयोग ने अपनी 7 खंडों की रिपोर्ट में 273 सिफारिशें की थी। पुंछी आयोग की सिफारिशों के मुताबिक समवर्ती सूची के विषयों पर विधेयक पेश करने से पहले केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से राज्यों से परामर्श करना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 355 में संशोधन करने की जरूरत है। संशोधन के माध्यम से राज्यों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि केंद्र सरकार इस अनुच्छेद का दुरुपयोग न कर सके। अनुच्छेद 355 राज्यों की रक्षा के लिए संघ के कर्तव्य का प्रावधान करता है। केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत प्राप्त शक्ति का प्रयोग केवल राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के समाधान तक ही सीमित होना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों से निपटने के लिए अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग की तर्ज पर राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल के पद पर गैर राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए या फिर ऐसे व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि नियुक्ति से कम 2 वर्ष पहले सक्रिय राजनीति से दूर रहा हो। राज्यपाल पर भी उस रीति से महाभियोग का प्रावधान किया जाना चाहिए जिस रीति से अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का उपबंध किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र राज्य संबंधों पर गठित पहला आयोग था सरकारी आयोग। इस आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अनुच्छेद 263 के तहत स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना इसकी मुख्य सिफारिश थी। अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्यों की बात करें तो राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना, उन विषयों की जांच करना और चर्चा करना जिनमें कुछ या सभी राज्यों या संघ तथा एक या एक से ज्यादा राज्यों के साझा हित शामिल हों, ऐसे किसी भी विषय पर सुझाव देना और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करना अंतर्राज्यीय परिषद के कुछ प्रमुख कर्तव्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अयोग्यता का सामना कर रहे विधायक शक्ति परीक्षण में शामिल नहीं हो सकते हैं। अब ये न्यायपालिका और विधायिका से संबंधित प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र से संबंधित दल बदल विरोधी मामले की सुनवाई करते हुए विधायकों की अयोग्यता पर अपना ये निर्णय सुनाया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का सामना कर रहे संसद सदस्य या फिर विधानसभा सदस्य को शक्ति परीक्षण में भाग लेने की अनुमति देना एक संविधान विरुद्ध कार्य को वैधानिक बनाने जैसा होगा। सदन के निर्वाचित सदस्य सदन में व्हिप के निर्देशों से बंधे होते हैं, यानी कि व्हिप के निर्देशों की अवहेलना करने वाली कार्रवाइयां अयोग्यता का कारण बनेगी। दल बदल रोधी कानून उन विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है जो किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुने जाने के बाद स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ देते हैं। अयोग्यता के और भी कई आधार इस कानून में बताए गए हैं, जिसके तहत यदि कोई सदस्य सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत और दल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है और इस तरह के कृत्य को उस दल द्वारा 15 दिनों के भीतर माफ नहीं किया जाता, तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यदि मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यदि निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। निर्णायक प्राधिकारी सदन के पीठासीन अधिकारी दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय करेंगे। किहोतो होलोहन मामले में ये निर्णय दिया गया था कि पीठासीन अधिकारी का फैसला न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। आपको बता दें कि व्हिप एक लिखित अध्यादेश होता है। ये सदन में किसी महत्वपूर्ण विषय पर मतदान से पहले दल के सदस्यों को राज्य विधानसभा या संसद में उपस्थित होना अनिवार्य करता है। भारत को व्हिप की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से विरासत में मिली है। व्हिप 3 प्रकार के होते हैं: 1 लाइन व्हिप, 2 लाइन व्हिप और 3 लाइन व्हिप। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो के प्रणोदन परिसर में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान स्वीकार्य ताप परीक्षण आयोजित किया गया। ये इंजन चंद्रयान 3 मिशन को प्रक्षेपित करने वाले LVN-3 यान के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। क्रायोजेनिक इंजन या क्रायोजेनिक चरण अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों का अंतिम चरण होता है। ये अत्यधिक कम तापमान पर प्रणोदक का उपयोग करता है। ये अधिक कुशल ईंधन है। ये ठोस और पृथ्वी पर भंडारण योग्य तरल प्रणोदक रॉकेट चरणों की तुलना में प्रत्येक किलोग्राम प्रणोदक के दहन पर अधिक थ्रस्ट प्रदान करता है।
क्रायोजेनिक इंजन में प्रणोदक के रूप में तरल ऑक्सीजन यानी LOX और तरल हाइड्रोजन यानी LH2 का उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के प्रमुख घटक हैं दहन या थ्रस्ट चैम्बर, इग्नाइटर, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल क्रायोपंप्स, ऑक्सीडाइजर, क्रायोपंप्स, गैस टरबाइन, क्रायोवॉल्व्स, रेगुलेटर्स, फ्यूल टैंक्स और रॉकेट इंजन नोजल्स। चंद्रयान 3 को 2023 के अंत में प्रक्षेपित किया जाएगा। ये चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। ये चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने और रोवर करने की एंड टू एंड क्षमता से युक्त होगा। चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया था, जबकि चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 के कई मॉड्यूल्स हैं, जिसमें कि प्रोपल्शन मॉड्यूल के तहत स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ यानी शेप चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय मीट्रिक मापन का अध्ययन करेगा। रोवर मॉड्यूल में लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र की मौलिक संरचना को जानने के लिए अल्फा कण एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप को लगाया गया है। लैंडर मॉड्यूल के तहत चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चेस्ट तापीय चालकता और तापमान की माप करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी इल्सा लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता की माप करेगा और लैंगमुइर प्रोब प्लाज्मा घनत्व और इसमें बदलावों का अनुमान लगाएगा। इसके अलावा चंद्रमा की लेजर रेंजिंग के अध्ययन के लिए नासा के पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे का उपयोग किया जाएगा। अगला टॉपिक स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारत का पहला प्रत्याशित डेंगू रोधी DNA टीका आ गया है। डेंगू रोधी भारत के पहले और एकमात्र DNA टीके ने आशाजनक परिणाम दर्शाए हैं। इसे 2019 से बेंगलुरु स्थित नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज NCBS में विकसित किया जा रहा है। इससे पहले विश्व के पहले DNA आधारित टीके ज़ाइकोव-डी को 2021 में कोविड-19 के खिलाफ आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई थी। DNA टीका शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को लड़ने में सक्षम बनाने के लिए रोगजनक के एक हिस्से से आनुवांशिक अनुक्रम की एक प्रति का उपयोग करता है। इसे विशेष रूप से प्लाज्मिड DNA वैक्सीन के रूप में जाना जाता है। वहीं RNA टीका मनुष्य में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने के लिए मैसेंजर RNA यानी mRNA नामक प्राकृतिक रसायन की एक प्रति का उपयोग करता है। शरीर के भीतर mRNA को लिपिड नैनो कणों द्वारा पहुंचाया जाता है। RNA टीकों की तुलना में DNA टीका अधिक स्थिर होता है। RNA टीके के विपरीत DNA टीके में मेजबान कोशिका के जीनोम में एकीकृत होने की क्षमता होती है। DNA टीके के कई लाभ होते हैं। ये स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। ये टीके गैर संक्रामक होते हैं और ये वायरल रोगजनक से कोई संभावित विषाक्तता शरीर के भीतर नहीं ले जाते हैं। इसके अलावा ये प्रभावकारिता और बूस्टिंग में भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये अनुकूलक प्रतिरक्षा तंत्र की ह्यूमोरल और सेलुलर दोनों प्रणालियों को प्रेरित करती है। इसके अलावा वाहक रोधी प्रतिरक्षा का न्यूनतम खतरा प्रकट करता है। इसके अलावा ये तीव्र और व्यापक उत्पादन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके भंडारण के लिए शीत श्रृंखला की कम आवश्यकता पड़ती है। लेकिन चुनौतियां ये हैं कि DNA टीका मानव के लिए कितना सुरक्षित और प्रभावी है, और इस बात की तस्दीक करने के लिए ज्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज के विकास का खतरा बना रहता है और इसके अलावा इससे एंटीबायोटिक प्रतिरोध विकसित होने का खतरा रहता है। अब DNA टीका कैसे काम करता है इसकी बात करें तो DNA के वृत्ताकार स्ट्रैंड्स को प्लाज्मिड्स कहते हैं और इन्हें त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है। प्लाज्मिड जीन को उत्प्रेरित करने के लिए एक प्रमोटर सीक्वेंस के साथ SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन को एनकोड करता है। एक बार प्राप्तकर्ता के शरीर में अंदर जाने के बाद प्लाज्मिड कोशिकाओं के केंद्रक में प्रवेश करते हैं। ये मैसेंजर RNA में बदल जाते हैं। ये मैसेंजर RNA कोशिका के मुख्य भाग साइटोप्लाज्म में प्रवेश करते हैं और स्वयं वायरस के स्पाइक प्रोटीन का रूप ले लेते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इस स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ प्रतिक्रिया करती है और विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उत्पादन करती है, जो भविष्य के संक्रमणों से लड़ सकती है। प्लाज्मिड आमतौर पर कुछ हफ्तों से महीनों के भीतर निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन प्रतिरक्षा प्रणाली बनी रहती है। और आइए बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार इसी दिन जीता था। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाने के लिए 1986 में निर्णय लिया गया था। वर्ष 1928 में इसी दिन नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी। रमन प्रभाव को रमन स्कैटरिंग भी कहा जाता है। उन्हें वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें वर्ष 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई और प्रथम अश्वेत व्यक्ति थे। NSD 2023 की थीम थी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। रमन प्रभाव प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन को दर्शाता है।
ये परिवर्तन अणुओं द्वारा प्रकाश किरण को विक्षेपित किए जाने के बाद उत्पन्न होता है। जैसे कि आप इंद्रधनुष देखते हैं तो इंद्रधनुष रमन प्रभाव की वजह से ही हमें दिखाई देता है। जब प्रकाश की कोई भी किरण किसी रासायनिक यौगिक के धूल रहित और पारदर्शी माध्यम को पार करती है तो प्रकाश का एक लघु अंश आने वाली किरण की सीधी दिशा के अलावा अन्य दिशा में बिखर जाता है। इस बिखरे हुए प्रकाश का अधिकतर हिस्सा अपरिवर्तित तरंग दैर्घ्य का होता है। हालांकि एक लघु हिस्से की तरंग दैर्घ्य आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से अलग होती है। ये रमन प्रभाव परिघटना की वजह से होता है। रमन प्रभाव का महत्व इसलिए भी है क्योंकि किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना की पहचान और विश्लेषण करने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में रमन प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ये क्वांटम सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसका उपयोग सुदूर संवेदन और ग्रहों की खोज में किया जाता है। सीवी रमन के और भी कई योगदान रहे। उन्होंने 1926 में इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की शुरुआत की थी। इसके अलावा वर्ष 1948 में बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। आत्म दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के उन तर्कों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि उनके पास आत्म दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार है। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 20 के उपबंध 3 के मुताबिक किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जिस व्यक्ति पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप लगाया गया है उसे स्वयं के खिलाफ गवाही देने या फिर स्वयं को अपराधी सिद्ध करने वाले सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये निषेधाधिकार उन मामलों में लागू नहीं होता है जहां अभियुक्त के कब्जे से किसी वस्तु या दस्तावेज की तलाश ली जाती है या जब्त की जाती है। आत्म दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार की उत्पत्ति रोमन कानून में देखी जाती है। ये अधिकार अंग्रेजी न्यायशास्त्र में एक विशेष अधिकार के रूप में विकसित हुआ है। विंडसर फ्रेमवर्क। ब्रेग्जिट के बाद व्यापार नियमों पर यूनाइटेड किंगडम की सरकार और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति बनी है। इस समझौते की मदद से उत्तरी आयरलैंड के साथ वस्तुओं के व्यापार को शासित किया जाएगा। विंडसर फ्रेमवर्क नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल का स्थान लेगा। इस फ्रेमवर्क के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। वस्तुओं के व्यापार को आसान बनाने के लिए ग्रीन लेन और रेड लेन सिस्टम की शुरुआत की जाएगी और इसके अंतर्गत ग्रीन लेन उन वस्तुओं के लिए होगी जो उत्तरी आयरलैंड भेजी जाएंगी और रेड लेन उन वस्तुओं के लिए होगी जो यूरोपीय संघ में भेजी जाएंगी। स्टॉर्मॉन्ट ब्रेक के माध्यम से उत्तरी आयरलैंड के विधि निर्माताओं और लंदन को यूरोपीय संघ के ऐसे किसी भी नियम पर वीटो करने की अनुमति दी गई है जिसे वे इस क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला मानते हैं। समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण की बात करें यानी NBDSA ने कुछ कार्यक्रमों को आचार संहिता और प्रसारण मानकों तथा विशिष्ट दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाला माना है। NBDSA एक स्वतंत्र संस्था है। इसकी स्थापना न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन ने की है। ये संस्था निजी टेलीविजन, समाचार, करंट अफेयर्स और डिजिटल प्रसारकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। इसका उद्देश्य अपने सभी सदस्यों को अनुचित और अनैतिक व्यवहार करने वाले व्यक्तियों से सुरक्षा प्रदान करना है। ये संस्था पूरी तरह से अपने सदस्यों द्वारा वित्त पोषित है। NBDSA का अध्यक्ष एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होता है। इसके अन्य सदस्यों में शामिल हैं समाचार संपादक और कानून, शिक्षा, साहित्य, लोक प्रशासन आदि क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोग। ये एक बोर्ड के बहुमत द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रिसिजन अटैक लोइटरिंग म्यूनिशन यानी पाम 400। भारतीय सेना पोखरण में पाम 400 ड्रोन का परीक्षण करने जा रही है। पाम 400 एक सशस्त्र रिमोटली पायलटेड व्हीकल है। इसे एविजन सिस्टम्स ने निर्मित किया है। एविजन सिस्टम्स एक इजरायली कंपनी यूविजन एयर लिमिटेड और हैदराबाद स्थित आदित्य प्रिसीटेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उपक्रम है। ये एक कनस्तर से प्रक्षेपित होने वाला एक हाई प्रिसिजन लोइटरिंग सिस्टम है। ये 120 मिनट तक घूमता रह सकता है। इसकी गति 50 से 140 समुद्री मील किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी ऊंचाई जमीन से 3000 से 4000 फीट ऊपर है। पाम 400 अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है और ऊपर से कवच भेदक प्रक्षेप को ऐसी जगह दागता है जहां लक्ष्य की कवच सुरक्षा सबसे कम होती है। अगला टॉपिक है UNSCR 2396 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2396। संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म ने कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट ने 2021 में आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का पता लगाने, उन्हें रोकने और कम करने के प्रयासों के लिए भारत की प्रशंसा की है। आतंकवाद के खिलाफ क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए भारत ने UNSCR 2396 को लागू किया है।
UNSCR 2396 सदस्य देशों से सीमा नियंत्रण, आपराधिक न्याय और सूचना साझाकरण तथा आतंकवाद रोधी उपायों के माध्यम से विदेशी आतंकवादी लड़ाकों द्वारा उत्पन्न खतरे को समाप्त करने का आग्रह करता है। अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस की 5वीं बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में OECMs पर अधिक बल देने की जरूरत पर चर्चा की गई है। अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी OECMs एक ऐसे भौगोलिक स्थल होते हैं जो किसी भी संरक्षित क्षेत्र के भीतर नहीं है। ये क्षेत्र न्याय संगत गवर्नेंस और प्रबंधन के तहत दीर्घकालिक जैव विविधता संरक्षण प्रदान करता है। OECMs सार्वजनिक और व्यक्तिगत निजी भूमि, सामुदायिक भूमि और देशज राज्य क्षेत्रों में भी लागू हो सकते हैं। ये स्वीकार करते हैं कि संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी संरक्षण के अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में शामिल लोगों को महत्व दिया जाना चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए और उनका समर्थन किया जाना चाहिए। चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक स्थायी समिति ने पूर्वी लद्दाख में CWS में एक नए भारतीय वायुसेना अड्डे की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। CWS केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में लद्दाखी चांगथांग पठार पर अवस्थित है। यहाँ पर सो मोरिडी, पेंगोंगसो और सोकर जैसी झीलें भी मौजूद हैं। चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में हिम तेंदुआ, तिब्बती मृग, तिब्बती भेड़िया, जंगली याक और भरल पाए जाते हैं। वहीं वनस्पति की बात करें तो ये वृक्ष रहित क्षेत्र है। यहाँ दुर्लभ और संकटग्रस्त वनस्पतियां पूरे क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला टॉपिक है शिकायत अपील समिति GAC। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY ने GAC नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत लॉन्च किया गया है। GAC एक ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र है। ये बड़े और छोटे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को डिजिटल नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाएगा। इसका लक्ष्य भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। GAC सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील करने का अधिकार देती है। GAC तक कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये 30 दिनों के भीतर उपयोगकर्ताओं की अपीलों का समाधान करने का प्रयास करेगी। वैभव फेलोशिप। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अनिवासी भारतीय यानी NRI शोधकर्ताओं के लिए वैभव फेलोशिप की शुरुआत की है। वैभव फेलोशिप का उद्देश्य भारत के उच्चतर शिक्षण संस्थानों के अनुसंधान इकोसिस्टम में सुधार लाना है। ये विदेशी संस्थानों के फैकल्टी या शोधकर्ताओं के भारत में आगमन के द्वारा भारतीय संस्थानों और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षणिक और शोध सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। इस फेलोशिप के लिए मानदंड है: आवेदक को अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल का नागरिक यानी PIO या फिर भारत का विदेशी नागरिक यानी OCI होना चाहिए। आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PhD या MD या MS की डिग्री प्राप्त की हो। आवेदक की भारत में किसी शोध संस्थान या शैक्षणिक संस्थान में साल में कम से कम 1 माह से लेकर अधिकतम 2 माह तक कार्य करने की योजना हो। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।